Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान, क्लास 6th SST की जो आपकी नई किताब है उसका चैप्टर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बीबी लाल का एक कोट है, एक स्टेटमेंट है, उसको हम समझते हैं कि जो मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है ना इंडिया की, उसको अलग अलग वेरियसली हम लोग नाम से जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडीड ये एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन थी। जैसा कि हमें दिखता है एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड कम्युनिटी लाइफ यहाँ पर हुआ करती थी। वेल बैलेंस्ड का मतलब है कि अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा स्टार्क या फिर ग्लेयरिंग बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता था। अगर हम एसेंस की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा सोशल सिनेरियो हमारे सामने लाता है जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, यानी कि जहाँ पे बहुत भेदभाव या फिर आप कह सकते हैं अत्याचार नहीं था किसी के खिलाफ, बल्कि वहाँ पर एक म्यूचुअल अकोमोडेशन था। म्यूचुअल अकोमोडेशन का मतलब है कि सब लोगों को साथ में मिलजुल कर रहना आता था उस सभ्यता में, इसीलिए ही वो सभ्यता फली फूली। तो आइए पढ़ते हैं हमारे देश की सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो बिग क्वेश्चंस हैं हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं वो है व्हाट इज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या है ना, सभ्यता क्या है। What was the earliest civilization of Indian subcontinent? हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है इसमें सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी थी? What were its major achievements? और जो सिविलाइजेशन थी हमारे देश की सबसे पुरानी, उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी, उन्होंने ऐसा क्या क्या हासिल किया था। तो यहाँ पर हमें देखिए पिक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये पिक्चर कहाँ की है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये है नॉर्दर्न गेट एंट्रेंस ऑफ धोलावीरा कासल एरिया। कासल होता है एक तरीके से जो महल वाला एरिया होता है ना, वो धोलावीरा का नॉर्दर्न एंट्रेंस है ये। तो धोलावीरा हमारा पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट था। अब हमें सबसे पहले बताया गया है कि सिविलाइजेशन क्या है। एट द एंड ऑफ चैप्टर 4 वी सॉ फर्स्ट ह्यूमन ग्रुप्स settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, metallurgy, transport and moving towards civilization। तो हम लोगों ने चैप्टर 4 के एंड में देखा था कि ह्यूमंस किस तरीके से सेटल डाउन हुए। पहले हंटर गैदरर होते थे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना स्टार्ट करा, तो एक जगह पर रहने लगे। कुछ टेक्नोलॉजीज़ उन्होंने डेवलप करी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, चीज़ों को बनाना, घर को बनाना। मेटलर्जी, मेटलर्जी का हमें मतलब बताया गया है यहाँ पर, ये इंक्लूड करती है टेक्निक्स को एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम नेचर, प्यूरिफाइंग और कंबाइनिंग देम एज वेल एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब है ज़मीन में से मेटल्स को निकालना, जैसे कि लोहा, फिर उसको प्यूरिफाई करना और फिर उससे बाकी सामान बनाना, ये होता है हमारा मेटलर्जी का प्रोसेस। फिर ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। एंड मूविंग टुवर्ड्स सिविलाइजेशन, यानी कि किस तरीके से हम लोग फिर से सभ्यता की ओर आगे बढ़ते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। What then is civilization? तो भाई सभ्यता है ही क्या? अगर हम जनरल टर्म्स की बात करें, इन जनरल द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का मतलब है जहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली हो, जैसे कि हमने एक जगह रहना सीख लिया हो, हमारे पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी हो, हमने व्यापार स्टार्ट कर दिया हो, है ना। तो ये होता है कि सिविलाइजेशन कब बनती है, जब हम थोड़ा ढंग से रहना स्टार्ट कर देते हैं। टू बी प्रिसाइज, अगर हम बिल्कुल सटीक तौर पे जाएं, वी विल कंसिडर here that a civilization should have at least the following characteristics। अब हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि some form of government and administration to manage a more complex society and its activities। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि इतने सारे लोग हो जाएंगे, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, तो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक राजकाज या फिर चीज़ों को चलाने का कोई तरीका तो होना चाहिए, तो गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अर्बैनिज्म, अर्बैनिज्म का मतलब होता है जैसे जो शहर हैं वो एक प्लानिंग से ही तो बनते हैं, तो टाउन प्लानिंग की कहाँ पर सड़कें होंगी, किस तरीके से घर बनेंगे, कैसे वाटर मैनेजमेंट होगा, जो पानी है घर का वो कहाँ से आएगा, गंदा पानी कहाँ को जाएगा, है ना, किस तरीके से रोड्स लेआउट होंगी, तो ये होती है अर्बैनिज्म। ये सब भी मैनेज किया जाता है। तो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड देयर मैनेजमेंट विच जनरली इंक्लूड वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि जो आपका मतलब
घर का जो वो है पानी वगैरह यूज़ हो चुका है वो नाली में कैसे जाएगा, बारिश आ गई है तो वो पानी कहाँ को जाएगा, तो ये ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट होता है। वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि चीज़ें बनाना, जैसे मटके बना लेना, जैसे कि आपका कपड़े बना लेना, है ना। इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन या मेटल एंड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स सच एज ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स। तो ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवर बनाना, टूल क्या है, खेती बाड़ी अगर करनी है तो आपको हल चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें अगर हैं तो भाई एक आगे बढ़ती हुई सिविलाइजेशन है। ट्रेड होता है व्यापार, both internal within a city or a region and external with distinct regions or other parts of the world to exchange all sort of goods। फिर उसके बाद एक सभ्यता में व्यापार भी होता है। व्यापार आपस में भी चीज़ों का होता है, जैसे कि किसी ने सब्जी उगाई है तो वो बेचेगा, है ना, ये सब चीज़ें, किसी ने कपड़े बनाए हैं तो वो बेचेगा। एक होता है कि अपने ही आसपास के एरिया में, फिर एक होता है अपने ही देश की सिटीज़ में, फिर उसके बाद एक देश से दूसरे देश में व्यापार, ये भी एक सभ्यता को ही रिप्रेजेंट करता है। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, मतलब कुछ तो नीडेड रिकॉर्ड्स होने चाहिए ना, लोग पढ़े लिखे तो होने चाहिए कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, तो सम फॉर्म ऑफ राइटिंग भी होनी चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए। कल्चरल आइडियाज़ अबाउट लाइफ इन द वर्ल्ड, अब कुछ कल्चर भी तो होगा, इतना कुछ हो रहा है तो कुछ सेट ट्रेडिशन कल्चर भी तो होंगे, जो कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशन या फिर सोशल कस्टम्स के थ्रू हम लोगों के सामने दिखाई देंगे। तो आर्ट आप कह सकते हैं, पेंटिंग भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट होती है। आर्किटेक्चर होता है जैसे कि चीज़ें जिस तरीके से बनी हुई हैं वो आर्किटेक्चर है। लिटरेचर, पोएम्स हो गई, स्टोरीज़ हो गई, प्लेज हो गए। ओरल ट्रेडिशंस, जो दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं। सोशल कस्टम्स के किस तरीके का आपके वहाँ रिवाज है, ये सब भी सेट हो जाते हैं एक समय पर आकर के एक सिविलाइजेशन में। अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एनफ टू फीड नॉट जस्ट द विलेजेस बट ऑल्सो द सिटीज़। तो देखो सबसे पहले तो होता है ना रोटी कपड़ा मकान, तो सबसे पहले तो रोटी ही आती है। तो अगर एग्रीकल्चर आपका फ्लरिश कर गया है इतना कि गाँव के लोगों के साथ साथ शहर के लोग भी पर्याप्त मात्रा में खाना प्राप्त कर पा रहे हैं, तभी तो इंसान उससे ऊपर उठेगा। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सिविलाइजेशन का पार्ट है। और ये वाले पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इस रिलेटेड कि सिविलाइजेशन है क्या, सिविलाइजेशन होने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में कि विच ऑफ द अबव करेक्टरिस्टिक्स डू यू थिंक इज़ द मोस्ट फंडामेंटल दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक असेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द अदर्स। अब आप बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। मैं बताती हूँ, देखो फूड है, जब आपका खाना कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप एक जगह सेटल होकर रह पाएंगे, उसके बाद ही व्यापार करेंगे, उसके बाद ही सब चीज़ें आएंगी। अब लेट्स एक्सप्लोर। For each characteristic in the list above, can you make a list of professions or occupation that might exist in such a society? तो इतनी सारी लिस्ट थी, तो उसमें क्या क्या प्रोफेशन होंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फार्मर्स होंगे, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडर्स भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिसंस होंगे, आर्टिस्ट होंगे। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे इन सबको चलाने के लिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लम्बर होंगे, बहुत सारे आज के टाइम पे जितने भी आप लोगों को प्रोफेशन दिखते हैं इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ईजी एनफ टू सी दैट ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे, बट व्हेन डिड सिविलाइजेशन बिगिन इन द सेंस वी हैव नाउ डिफाइंड। तो देखो अब ये सारी की सारी चीज़ें जैसे हमने बात करी कि आज के टाइम की सोसाइटी में ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी, बट ये सिविलाइजेशन इस तरीके से स्टार्ट हुई कब, ये सब डिफाइन कब हुआ, आइए पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन बिगिन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिविलाइजेशन अलग अलग टाइम पर स्टार्ट हुई है। इन द रीजन सच एस मेसोपोटामिया, जिसको आज हम मॉडर्न इराक और सीरिया का जो पार्ट है वो तब पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन होती थी, मेसोपोटामियन। That happened about 6,000 years ago, and the civilization in ancient Egypt follow a few century later. तो मेसोपोटामिया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये सारी की सारी कई सदियों पहले सिविलाइजेशंस हुई थी, काफ़ी फ्लरिश्ड, काफ़ी मतलब अच्छी सिविलाइजेशंस ये हुआ करती थी। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन लेटर ग्रेड्स। तो इनके बारे में हम आगे वाले जो है क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। In many ways, humanity would not have reached its
present stage without the enormous contributions and advances of those ancient civilizations. तो जो ancient civilization थी, जो प्राचीन सभ्यताएं थी, उनमें जो डेवलपमेंट हुए उसकी वजह से ही हम आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं कि हम इंटरनेट से चीज़ें पढ़ पा रहे हैं. For now, however, we will only look at the Indian subcontinent. अभी हम सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देखेंगे and its north west region is where our story begins. और नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का जहाँ पर हमारी स्टोरी बिगिन होती है. तो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन जो इधर वाला है ना, ये वाला हरियाणा, पंजाब है ना, गुजरात और पाकिस्तान का काफ़ी सारा रीजन. चलो, अब हमें बताया है पूरे एक मैप के थ्रू कि किस तरीके से कौन कौन सी सिविलाइजेशन रहे. तो बिगिनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को माना जाता है 4000 BCE. इजिप्शियन सिविलाइजेशन मानी जाती है 3000 BCE और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन मानी जाती है 2000 BCE. तो BCE है बिफोर क्राइस्ट एरा, इस तरीके से हम लोग लेते हैं. ये टाइमलाइन है कि फ़िलहाल, अब तो जितनी रिसर्च हो रही है और ज़्यादा टाइमलाइंस बदलती जा रही है, बट फ़िलहाल के लिए 2600 से लेकर के 1900 BCE तक हम मानते हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन को. फ्रॉम विलेज टू सिटी, किस तरीके से गाँव से शहर बनते हैं, तो ये हम देखते हैं. द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब टुडे, जिसको हम लोग इंडिया और पाकिस्तान में हम डिवाइड कर चुके हैं क्योंकि काफ़ी सारा पंजाब का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में भी आता है, एंड सिंध जो कि आज पाकिस्तान में है, आर वाटर्ड बाय इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इंडस नदी, ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये पार्ट, यहाँ पर जो है सिंधु नदी और उसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरी क्या होता है, एक बड़ी नदी होती है, ठीक है, उसमें से छोटी छोटी नदियाँ और भी निकलती हैं. तो रिवर दैट फ्लोज टू अ लार्ज रिवर, फॉर इंस्टेंस द यमुना इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. फ्रॉम विलेज टू सिटी, तो गांव से शहर की तरफ. ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक बड़ी नदी में अगर कोई और दूसरी नदी मिल रही होती है आकर के, तो उस नदी को जो मिल रही है बड़ी नदी में हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. जैसे कि जो यमुना है वो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, गंगा काफ़ी बड़ी नदी है और यमुना आकर के गंगा में मिल जाती है. तो द वास्ट प्लेन्स ऑफ पंजाब जो आज इंडिया और पाकिस्तान में बटे हुए हैं और काफ़ी सारा पार्ट जो है सिंध प्रोविंस में भी आता है पाकिस्तान के, आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो इंडस नदी और उसकी कई सारी जो सहायक नदियां हैं उनसे इन इलाकों में पानी आता है. दिस मेड दोज फर्टाइल प्लेन्स एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर. तो देखो, जिस भी इस जगह पर ना नदी आती है, नदी बहती है, वो एरिया काफ़ी फर्टाइल हो जाता है, यानी कि उपजाऊ हो जाता है, वहाँ पे अच्छे से फसल उगाई जा सकती है. अ लिटिल फर्दर ईस्ट, इस जगह से थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाएं, a few millenniums ago another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of Himalayas through Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. तो सरस्वती नदी आज के टाइम पर तो लुप्त हो चुकी है ना, बट पहले ज़माने मतलब कई सदियों पहले वो बहा करती थी. कहाँ पर वो फ्लो करती थी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में. इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE villages grew into towns, and with increasing trade and other exchanges those towns further grew into cities. This transition happened around 2600 BCE. तो पहले ये नदियों के किनारे गांव हुआ करते थे, फिर गांव से वो बड़े शहर बन गए, वहाँ पर व्यापार होने लगा और धीरे धीरे वो शहर और भी बड़े होते गए. और ये जो समय काल था ये 3500 से लेकर के 2600 BCE तक रहा. BCE में देखो उल्टा चलता है, ठीक है, क्योंकि फिर है ना ज़ीरो बन जाता है आकर के. आर्कियोलॉजिस्ट, अच्छा आपको ये समझ आया कि भाई जो बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है, फिर कॉमन एरा और एडी, एना डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इस तरीके से चलते हैं ना. तो ये CE जो कॉमन एरा आता है, इससे पहले BCE उल्टी गिनती चलती है, आप ये समझ लीजिए सालों की.
आर्कियोलॉजिस्ट गिव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। अब ये वाला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इसको इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। वी विल यूज़ ऑल दीज टर्म्स, इट्स इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड, इनहेबिटेंट का मतलब होता है वहाँ पर रहने वाले लोग, तो वहाँ के जो वासी हैं उनको हड़प्पन्स बोला जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, और ये सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया की सबसे जो पुरानी सभ्यताओं में से एक जो है ये है। अब डोंट मिस आउट, इसमें जो है वाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन्स टुडे, आज हम इनको हड़प्पन क्यों कहते हैं? दिस इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा, जो कि आज के पाकिस्तान के पंजाब एरिया में है, वॉज द फर्स्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एक्सकवेटेड वे बैक इन 1921 ओवर अ सेंचुरी अगो। तो आज से 100 साल पहले जब खुदाई हुई थी तब जो सबसे पहला शहर निकला था उसको हड़प्पा नाम था उसका, ठीक है, इसलिए पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया। खुदाई में निकले थे ना, ज़मीन के नीचे से निकलते हैं ना जो सदियों पहले दब जाते हैं। दिस डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसी को ही सबसे पहले इंडिया में माना जाता है कि सबसे पहले शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही बसे थे। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैप है, मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फाउंड बाय द माउंटेन रेंजेस इन ब्राउन कलर। तो नेचुरल बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पे हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये सुलेमान रेंज है। हाँ, और आप यहाँ पे और भी देखेंगे अगर तो ये देखो ये हड़प्पा का रीजन है, और ये वहाँ के हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो है ना, और ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं ना, राखीगढ़ी, बनावली, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के मेन एरियाज़ हुआ करते थे। तो लेट्स एक्सप्लोर में आया है कि सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड इन द मैप। तो क्लास एक्टिविटी है मैच करी कि आज की स्टेट से उनके क्या नाम है, तो वो हमें दे भी रखे हैं कि धोलावीरा जो कि हड़प्पा की एक सिटी थी, आज मॉडर्न डे वो पंजाब है, हड़प्पा गुजरात वाले रीजन में आता है, कालीबंगन जो है वो सिंध में आता है जो कि अब पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो हरियाणा वाला रीजन हो गया, राखीगढ़ी राजस्थान वाला रीजन हो गया है। तो यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं मैप से। अब देखिए सरस्वती रिवर, मैप जो है हमें शो करा गया है, शोज इंडस या फिर सिंधु नदी एंड इट्स 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हमें दिखाई गई हैं। इंपॉर्टेंट सिटी ग्यूज अलॉन्ग दीज रिवर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी जो हैं इन रिवर के अराउंड बसी हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलॉन्ग द सरस्वती रिवर which today goes by the name of घाघर in India and हाकरा in पंजाब, इसलिए घाघर हाकरा रिवर जो है उसको हम नाम से जानते हैं। This river is now seasonal because it flows only during the rainy season, तो जो घाघर हाकरा है वो सिर्फ रेनी सीजन के टाइम पर हमें देखने को मिलती है। तो इंडस या की जो 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं यानी कि सहायक नदियां जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। देखो ये इंडस मेन रिवर है, और इसमें कितनी नदियां मिल रही हैं? देखो इंडस रिवर है, ठीक है, झेलम, चेनाब, राबी, बियास और सतलुज, ये 5 सहायक नदियां हैं। और ये 5 देखो आपको दिख रहा होगा, ये 5 नदियाँ मिल करके इंडस एक बड़ी नदी बन रही है। तो सहायक नदियाँ 5 कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, राबी, बियास, सतलुज इंडस की, ये हमने मैप से देख लिया। सरस्वती रिवर इज़ द फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में हम सरस्वती रिवर का जो है मेंशन देखते हैं, और एन एंशिएंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7, तो चैप्टर 7 में हम जो है देखेंगे इसके बारे में, ऋग्वेद क्या है। इन दिस टेक्स्ट सरस्वती इज़ वर्शिप्ड बोथ एज गॉडेस एंड एज अ रिवर flowing from mountains to the sea. Later it is described the river as drying up and eventually disappearing. तो हमें सरस्वती नदी के बारे में पता लगता है ऋग्वेद से, और फिर हम सरस्वती गॉडेस एक देवी के रूप में भी पूछते हैं और नदी के रूप में भी पूछते हैं। बाद के टेक्स्ट में पता लगता है कि सरस्वती किस तरीके से जो है पहले उसका पानी कम हुआ, फिर धीरे धीरे वो सूख गई। अब हम टाउन प्लानिंग का मतलब हुआ कि शहर में किस तरीके से घर बनेंगे, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसा ड्रेनेज सिस्टम होगा, ये सब टाउन प्लानिंग में आता है। तो देखो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो कि आज के पाकिस्तान में है, वर द फर्स्ट 2 cities ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हमें मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक इन 1924, आज से 1 सदी पहले
1 सदी यानी कि 100 साल पहले हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली थी। सेवरल साइट्स फॉलोड इन द इंडस प्लेन्स विच इज़ वाई द सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि इंडस नदी के किनारे ही ये सारे के शहर हमें मिले हैं। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज़, इसके बाद काफ़ी सारी और बड़े बड़े शहर जैसे कि धोलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, गनवेरीवाला जो कि चोलिस्तान पाकिस्तान के डेजर्ट वाले एरिया में है, और हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर साइट और छोटे छोटे शहर हमें और मिले हैं जैसे कि लोथल गुजरात में वर डिस्कवर्ड, सम ऑफ देम एक्सकवेटेड यानी कि खुदाई से निकाले गए। अब देखो ये थिंक अबाउट इट भी पढ़ लेते हैं हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड नोटिस दैट वी हैव नॉट यूज्ड इट, हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। हम मैप को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि वैली इज़ ऑब्सोलीट एज वी नाउ नो द सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड मच बियॉन्ड इंडस रीजन। तो वैली इज़ ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस्तेमाल करने का, क्योंकि जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली वाली जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे थे वो इंडस नदी के भी बहुत दूर तक फैल गई थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि ये सब जो डिस्कवरीज हुई, नए नए शहर मिले खुदाई करने के बाद, आज भी कंटिन्यूड है। इवन टुडे हम खुदाई कर रहे हैं और नई जगहें हमें मिल रही हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सरस्वती बेसिन इंक्लूड्स नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज़ राखीगढ़ी एंड गनवेरीवाला बट ऑल्सो सेवरल स्मॉलर वंस, फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगन इन राजस्थान एंड फ्यू टाउन्स, भिरन्ना, बानावली बोथ इन हरियाणा। इंडीड द मैप जो कि हमने देखा मेक्स क्लियर द हाई डेंसिटी ऑफ साइट्स इन दैट रीजन। तो हमने मैप में देखा कि अलग अलग शहर हमें, ये सारे के सारे शहर हमें मिले हैं मैप में, हमने देखे हैं। जब खुदाई हुई है तो इन सब इलाकों के बारे में पता लगा है। तो हमें ये समझ में आता है कि एक ही एरिया में कितने सारे शहर बसे हुए थे। हाई डेंसिटी का मतलब है ये देखो ना, एक ही आसपास कितने सारे शहर बसे हुए थे। जैसे आज के समय पे आप देखो ना, दिल्ली के आसपास कितने सारे शहर बसे हुए हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। द लेटर हड़प्पन सिटीज़ वर बिल्ड अकॉर्डिंग टू प्रीसाइज प्लान्स। प्रीसाइज मतलब बिल्कुल, प्रीसाइज मतलब बिल्कुल ध्यान से अच्छे से जो है बनाया गया था शहरों को। दे हैड वाइड स्ट्रीट्स यानी कि चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, विच वर often oriented to the cardinal directions. Most cities seem to have been surrounded by fortifications and had 2 distinct parts, upper town। अब देखो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या मतलब है। इसमें क्या होता था ना कि सड़कें चौड़ी बनाई जाती थी और ओरिएंटेड टू कार्डिनल डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की तरफ वो जा रही होती थी। जैसे कि सड़कें इस तरह से बनाई जाए कि जो है राष्ट्रपति भवन की तरफ वो सड़कें जा रही हों। ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो सराउंडेड थी, फोर्टिफाइड सिटीज़ यानी कि शहर ना जो ऊंची ऊंची दीवारों से जो है उनकी रक्षा की जाती थी। मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उस शहर को अटैक से। अपर टाउन जो है वो होता था एलीट लोगों के लिए, शायद मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, एलीट यानी कि अमीर लोगों के लिए, जैसे कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह होते थे। और लोअर टाउन जो था वो कॉमन लोगों के लिए हुआ करता था, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। क्योंकि इस तरह से होते थे कि ऊपर वाला एरिया होता था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था और लोअर टाइप वाला एरिया होता था शहर में जो कि इतना अच्छा नहीं होता था। तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि अपर वाले एरिया में जो है इंपॉर्टेंट लोग जैसे कि लॉयर हो गए या फिर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हो गए या फिर पादरी प्रीस्ट वगैरह रहा करते होंगे। Some large buildings seem to have been used for collective purpose. For instance, warehouses where goods to be transported were stored. और हमने ये भी देखा इन शहरों में कि बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिसमें शायद बहुत सारा सामान स्टोर किया जाता होगा बाद में कहीं आगे भेजने के लिए। Individual houses of various sizes lined the streets and smaller lanes. तो अकेले घर भी हम लोगों को जो है जैसे कि आज होते हैं सड़कों के किनारे हमें घर देखने को मिलते थे तब भी। Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. All those buildings were generally made of bricks. Interestingly, ये देखने में आता है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती थी, चाहे घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक ही तरीके की ईंटों से सारे के सारा शहर में घर बनाए जाते थे। The purpose of some of the structures remains a matter of debate. बेसिकली बहुत अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर थे, कोई छोटा कोई बड़ा, हमें वहाँ पर शहर में खुदाई में देखने को मिला है। बट डिबेट का कारण बना है क्योंकि समझ में नहीं आता कि ये जो कई बिल्डिंग्स थी इनका काम क्या रहा होगा। इन दिस इज़ द केस ऑफ फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो। ग्रेट बाथ बेसिकली बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर देखो बना दिया गया है और
अब हुआ क्या करता था वहाँ पर, ये समझ ही नहीं आता। ग्रेट बाथ बेसिकली बड़ा सा स्विमिंग पूल आप मान लो मे बी। अ स्मॉल बट इलेबोरेट टैंक जिसका मेजरमेंट था 12 बाई 7 मीटर एंड हैड अ वाटर प्रूफिंग मटीरियल, जैसे कि बाइटुमेन, एक तार टाइप का फॉर्म किया गया था ताकि पानी से ख़राब ना हो। अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ केयरफुली लेड आउट ब्रिक्स। तो ईंटों का साइज़ भी वहाँ पे हर जगह बिल्कुल सेम होता था, छोटी बड़ी ईंटें नहीं होती थी। तो सोचो कितना एडवांस होगा वो। द टैंक was surrounded by small rooms, one of which contained a well, यानी कि कुआं होता था एक, जैसे कि टैंक है उसके पास में कुआं होता था। There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. तो ड्रेन वही ना कि वहाँ से पानी निकल सके, इस तरीके से ड्रेन भी बनाया होता था ताकि पानी निकल सके और फ्रेश वाटर दोबारा से उसमें डाला जा सके। तो ये पिक्चर्स आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि अ वाइड स्ट्रीट ऑफ कालीबंगन राजस्थान, लोअर टाउन एरिया में देखो कितनी चौड़ी सड़क जो है बनाई गई है यहाँ पर लोअर साइड वाले एरिया पे कालीबंगन में। यहाँ पे हाउसिंग एरिया इन धोलावीरा विद परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स, देखिए कितनी मतलब सही बिल्कुल लाइन से ऐसे करके स्ट्रीट है ना, in the middle town of Dholavira. Also the foundations of most buildings were made with stones. तो फाउंडेशन मतलब नीचे पत्थर लगाए गए हैं और ऊपर बिल्कुल देखो ना कितने अच्छे से परपेंडिकुलर ऐसे करके काटे गए हैं घर, मतलब बनाए गए हैं। अब ये मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ है, स्विमिंग पूल टाइप का लग रहा है ना। What was the purpose of such structure? इस स्ट्रक्चर का क्या काम होता था? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या काम होता होगा। पब्लिक बाथ होता होगा, या फिर रॉयल लोगों के लिए होता होगा सिर्फ, या फिर रिलीजियस रिचुअल्स के लिए, है ना, कुछ धार्मिक चीज़ों के लिए होता होगा। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज़ नाउ रूल्ड आउट बिकॉज इट टर्न्स आउट दैट इन दिस सिटी मोस्ट हाउसेज हैड इंडिविजुअल बाथरूम्स। तो सिटी में हर किसी के घर में बाथरूम्स होते थे, तो पता नहीं भाई किस चीज़ के लिए जो है ग्रेट बाथ होता होगा मोहनजोदाड़ो में। लेट्स एक्सप्लोर में आप लोगों को डिबेट वगैरह करना है कि किस लिए जो है ये चीज़ें थी। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर्स? लास्ट टू इंटरप्रिटेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप लोग डिस्कस वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कोई इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट वगैरह नहीं मिला है इनके बारे में कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था द ग्रेट बाथ। वाटर मैनेजमेंट कैसे होता था? द हड़प्पन्स गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लेनलीनेस। हड़प्पन्स वाटर मैनेजमेंट को और साफ़ सफाई को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। दे अफन हैड सेपरेट एरिया फॉर बेदिंग इन देयर होम्स। नहाने के लिए अलग जगह होती थी उनके घर में। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। तो होता ना कि वो पानी बाहर नाली में जाता है, तो इस तरीके से अच्छा सा सिस्टम था वहाँ पर आज से कई हज़ार साल पहले। विच जनरली रैन बिलो द स्ट्रीट्स एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। तो स्ट्रीट्स में, ठीक है, नाली नीचे की साइड होती थी और वेस्ट वाटर वहाँ से चला जाता था नाली की हेल्प से। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम लोथल गुजरात में बड़ी बड़ी नालियाँ ये हैं देखो। In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of wells made of bricks, but in another region it may have been from ponds. तो मोहनजोदाड़ो में लोग जो है वो वेल से पानी निकालते थे और बाकी दूसरे इलाकों में शायद वो पॉन्ड्स से यानी कि तालाबों से निकालते थे। नियर बाई स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर्स। ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर बेसिकली क्या होता है कि बहुत बड़ा सा एरिया खोद देते हैं और उसमें पानी बारिश से भर जाता है, प्रिजर्व वगैरह कर लेते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं। वो होता है लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। जैसे आज के टैंक होते हैं, पहले ज़माने में गड्ढे खोद के पानी वहाँ पे स्टोर किया जाता था। इन केस ऑफ धोलावीरा रण ऑफ कच्छ गुजरात में द लार्जेस्ट रिजर्वॉयर मेजर्ड 73 मीटर इन लेंथ। तो बहुत ही बड़ा सा उन्होंने रिजर्वॉयर बनाया गया है जिसका 73 मीटर उसकी लेंथ, कितना बड़ा है। तो क्लासरूम में आप लोग प्लेग्राउंड का साइज़ मेजर करिए, अपने एक एक्टिविटी से करिए सारे क्लासमेट्स मिलके कि भाई कितना बड़ा आपका प्लेग्राउंड है, या और कंपेयर करिए कि धोलावीरा का रिजर्वॉयर से कितना वो बड़ा है छोटा है जो भी। एट धोलावीरा एट लीस्ट 6 लार्ज रिजर्वॉयर्स वर बिल्ड विद स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो धोलावीरा में कम से कम 6 बहुत ही बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे पत्थरों से, और कटी हुए रॉक भी मिले हैं वहाँ पर स्टोन से, ताकि जो है अच्छे से उनका अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्शन हो सके
ताकि एफिशिएंट बहुत ही अच्छे से वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके और पानी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सके। तो बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर हुआ करता था। लार्ज रिजर्वायर कट इन द रॉक एट धोलावीरा मेजरिंग 33 मीटर इन लेंथ। तो भाई बहुत ही बड़े बड़े रिजर्वायर्स वहाँ बनाए हुए थे। थिंक अबाउट इट, इसमें बोला गया है कि इमेजिन करिए कि काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ी होगी इतना बड़ा नेटवर्क ऑफ रिजर्वायर बनाने के लिए। आपको क्या लगता है ये इतने प्रिसीशन से, इतने अच्छे से ये काम कैसे हो पाया होगा? आपको क्या लगता है कि उनको लेबर को कैसे पे किया गया होगा? हिंट कि वहाँ पे मनी नहीं थी जैसी आज होती है, तो उनको कैसे पैसे दिए गए होंगे? मे बी चांदी में या फिर सोने के फॉर्म में दिए गए होंगे। सिंस रिजर्वायर्स की जो है सफाई भी करनी होती थी टाइम टू टाइम, तो कुछ लोकल अथॉरिटी भी होती होगी उनको मेंटेन करने के लिए। क्या आपको कोई क्लू है कि सिटी का कोई रूलर था या फिर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वो काम किया करती थी? तो आप लोग इमेजिन करिए, सोचिए कि क्या हुआ होता होगा उस टाइम पे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं लगा है आज तक कि क्या होता था उस टाइम पर। कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला है। What did हड़प्पन्स ईट? तो हड़प्पन्स जो थे वो क्या खाते थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द हड़प्पन्स क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर। तो काफ़ी सारे उन्होंने सेटलमेंट बना लिए थे, बड़ी बड़ी या छोटी नदियों के आसपास रहने की जगह बना ली थी। दिस इज़ अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर ईजी एक्सेस टू वाटर बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर सिंस रिवर्स एनरिच द सॉइल अराउंड देम। तो घर जो होते थे वो ज़्यादातर छोटी और बड़ी नदियों के पास होते थे। ये बहुत ही सिंपल लॉजिकल चॉइस थी, क्योंकि पानी आसानी से नहीं मिलता, तो एग्रीकल्चर के लिए आप नदियों के पास ही जो है वो खेती कर लें, है ना, क्योंकि नदियों के पास वाली नदी वैसे ही अच्छी होती है। Archaeological findings have shown that Harappans grew cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice in addition to pulses and variety of vegetables। तो आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर लोग क्या क्या खाते थे। तो क्या क्या खाते थे? वहाँ पे बार्ले खाया जाता था, वहाँ पे मिलेट और वहाँ पे वीट और दालें और बहुत सारी टाइप की सब्जियाँ और चावल भी खाए जाते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का मतलब होता है जो खुदाई करके निकालते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई का काम करते हैं, बेसिकली हिस्ट्री की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया मिला करके जो रीजन है उसमें सबसे पहले जो कपास कॉटन उगाई गई थी वो हड़प्पन्स के द्वारा ही उगाई गई थी। विच दे यूज टू वीव इनटू क्लोथ्स, जिससे कपड़े बनते थे। दे मेड फार्मिंग टूल्स, उन्होंने फार्मिंग टूल्स हैं जैसे प्लो बनाया, हल, इंक्लूडिंग द प्लो सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। तो ये छोटा सा प्लो है जो कि हमें बनावली हरियाणा से मिलता है। This intense agricultural activity was managed by hundreds of small rural sites or villages। तो agricultural activity बहुत सारे गाँव वगैरह में भी की जाती थी। Then as now the cities could survive only if enough agriculture produce from rural areas reach them on daily basis। तो भाई सिटी तो तभी सर्वाइव कर सकती है ना जब खाना गाँव वाले एरिया से डेली आए, जैसे कि सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें जब रेगुलरली आएंगी तभी तो लोग सिटी में रह पाएंगे। Hadappans also domesticated number of animals for meat consumption and fished both in rivers and in sea। तो हड़प्पन्स जो हैं वो डोमेस्टिकेट करने का मतलब पालतू जानवर भी रखा करते थे। हड़प्पा के लोग फिशिंग भी किया करते थे, तो वो खाना जो है चिकन विकन भी खा लेते होंगे, फिश भी खा लेते होंगे, है ना। दिस इज़ नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन। और ये हमें कैसे पता लगा है? क्योंकि काफ़ी सारे हमें जानवरों की और फिशेस की हड्डियाँ जब हम खुदाई हुई है तब मिली हैं। What did हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? तो हड़प्पन कुकिंग पॉट्स में क्या क्या होता था? Scientific examinations of clay pots have provided some answers, both expected ones, dairy products and surprising ones, such as remains of turmeric, ginger and banana. Clearly their diet was quite diverse। तो हम देखते हैं कि जो वहाँ पे क्ले पॉट्स मिले हैं, मतलब मटके मिले हैं, उसमें हमें टर्मरिक हल्दी मिली है, उसमें हमें जिंजर अदरक मिला है, बनाना मिला है, काफ़ी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो उनकी डाइट तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स थी, ये तो हमें समझ में आता है। अब ब्रिस्क ट्रेड, तो ट्रेड व्यापार के बारे में भी हम देखेंगे। अब ये है लेट अस एक्सप्लोर कि क्या क्या डिशेस वहाँ पे प्रिपेयर होती होंगी। द हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेडिंग नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन अदर सिटीज़ नेम्ड और फार अवे बट विद अदर सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया।
तो हड़प्पन जो हैं वो व्यापार करते थे, ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर अपने आसपास के शहरों में बल्कि इंडिया के बाहर भी वो लोग व्यापार किया करते थे। वो एक्सपोर्ट किया करते थे ऑर्नामेंट्स, जेवर, टिम्बर यानी कि लकड़ी और कुछ डेली यूज़ के आइटम्स। शायद गोल्ड और कॉटन भी जो है उन आइटम्स में से एक था जो कि व्यापार में लाया जाता था। मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, फिगर हमें दी गई है पेज नंबर 98 पे, अ रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात। तो सेमी प्रेशियस स्टोन है कार्नेलियन, रेड कलर की होती है। सेमी प्रेशियस का मतलब है बहुत ज़्यादा कीमती नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक महंगी होती है। उसके जो है ऑर्नामेंट्स, उसके जेवर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे। हड़प्पन हैंडीक्राफ्ट, जो हड़प्पा के क्राफ्ट पीपल थे उन्होंने डेवलप किया था स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम, सो अ स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम एंड टू डेकोरेट देम इन मैनी वेज। तो स्टोन को ड्रिल किया जाता था, मतलब उसमें छेद करा जाता था स्टोन में, ताकि उसमें से जो है स्ट्रिंग्स, धागे वगैरह पास करके उसका एक नेकलेस टाइप का, फिर कोई भी उसका ऑर्नामेंट, कोई भी जेवर बनाया जा सके। दे ऑल्सो वर्कड कॉन्च शेल्स इंटू ब्यूटिफुल शेल बैंगल्स विच रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। शेल इज़ अ हार्ड मटीरियल। तो काउंच शेल वो होता है ना, शंख जो होता है, शंख छोटे छोटे जो कि सीपियाँ मिलती हैं समुंदर में, उससे भी बैंगल्स वगैरह बनाए जाते थे और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो काफ़ी अच्छी उनकी स्पेशलाइज टेक्निक रही होगी जिससे ये ऑर्नामेंट्स बनाते थे। व्हाट द हड़प्पन इम्पोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज़ नॉट सो क्लियर। अब वो एक्सपोर्ट तो हड़प्पन बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट वहाँ से लाते क्या थे ये समझ में नहीं आता है। इट प्रोबेबली इंक्लूडेड कॉपर सिंस दिस मेटल वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम। तो शायद वो लोग वापस कॉपर लेकर के आते थे ट्रेड में, क्योंकि कॉपर कॉमन नहीं था हड़प्पा में, वो शायद बाहर से ही आता था। अब डोंट मिस आउट, इसमें बोल रहे हैं कि हड़प्पन्स जो थे उन्होंने मास्टर कर दिया था, मतलब कॉपर को बहुत अच्छे से उन्होंने उस पर वर्किंग अच्छे से करते थे। काफ़ी कॉपर क्योंकि सॉफ्ट मेटल होती है, इफ़ टिन अगर हम कॉपर में ऐड कर दें तो उससे ब्रॉन्ज बन जाता है। तो टिन प्लस कॉपर उससे बन जाता है ब्रॉन्ज, ठीक है, जो कि एक हार्डर मटेरियल है कॉपर से ज़्यादा। हड़प्पन्स ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे ताकि टूल्स बनाए जा सके, पॉट बनाए जा सकें, पैन बनाए जा सकें, जो कि हम इसमें फिगर्स में देख रहे हैं। हड़प्पन आइवरी कॉम्ब 7 सेंटीमीटर लॉन्ग की है, जो कि कोस्ट ऑफ ओमान में मिलती है। आइवरी है ना, आइवरी जो है हाथी के दांत की कोम्ब है, और कहाँ पर मिली है, हड़प्पा की है ये, और ये मिली है ओमान में। ओमान एक दूसरा देश है, उसके कोस्टल एरिया में हमें देखने के लिए मिलती है। हड़प्पन बीड्स ऑफ कार्नेलियन, देखो ना रेड कलर की बीड्स हैं, जिसको एक्सकवेट किया गया है सूसा, जो कि ईरान में है, यानी कि हड़प्पा से काफ़ी सारा सामान बाहर जाता था। अब ये ट्रेड कंडक्ट करने के लिए they used land routes and rivers and the sea for most distant destinations. This is the first intensive maritime activity in India. तो ये ट्रेड करने के लिए ज़मीनी रास्ते भी होते थे, रिवर से भी ट्रैवल करते थे और समुद्र से भी वो लोग ट्रैवल किया करते थे। तो ये हमें इंडिया की पहली बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव की ट्रेड जो है वो किया जाता था समुद्रों की मदद से। Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal regions of Gujarat and Sindh. तो काफ़ी सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं जो कि कोस्टल एरिया में है, गुजरात और सिंध में है ना। कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री इलाकों में फिर शिप से वो व्यापार किया करते थे। लोथल, अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात, हैज़ सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन मेजरिंग 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of 2 football grounds. This basin must have been a dockyard, that is a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. तो डॉकयार्ड्स होते हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह डॉक किए जाते हैं, यानी कि शिप्स वगैरह ला करके रेस्ट कराया जाता है उनको, फिर वहाँ से ही शिप्स जाते हैं। तो डॉकयार्ड हमें देखने को मिलता है लोथल में। तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में, कि जो डॉकयार्ड है वो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहाँ पर मिलता है, काफ़ी गहरा बढ़िया सा डॉकयार्ड, तो हमें लोथल गुजरात में मिलता है। Such elaborate trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. तो इतना ट्रेड होता था तो वही सामान आइडेंटिफाई होना चाहिए, एक दूसरे की जान पहचान होनी चाहिए। दिस सीम्स टू हैव बीन चीफ पर्पस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सील्स। तो छोटी छोटी सी हमें सील मिलती है, ठप्पे मिलते हैं, विच हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम मैनी सेटलमेंट। तो ठप्पे लगा दिए जाते थे कि भाई ये सामान यहाँ का है, जैसे हम लेबल्स कहते हैं ना जिनको आज। दीज सील्स वर जनरली मेड ऑफ स्टीयरटाइट। ये सील स्टीयरटाइट से बनती थी। सॉफ्ट स्टोन
दैट वुड बी हार्डन्ड थ्रू हीटिंग। एक सॉफ्ट सा स्टोन होता था स्टीयर टाइट, और हीट करके उसको हार्डन कर दिया जाता था और उससे सील बना दी जाती थी, ठप्पे बना दिए जाते थे। दे मेजर ओनली फ्यू सेंटीमीटर, छोटे छोटे से होते थे, एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स विद अबव them a few signs that are part of writing system, but the system and the symbolic meaning of animal figures are yet to be understood। तो इस तरीके के ठप्पे ये सील हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है और इसके जो एनिमल्स हैं क्या सिम्बॉलिकली क्या हमें दिखाते हैं, ये अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आ पाया है। वॉट इज़ सर्टेन इज़ दैट दे समहाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज़। अब ये सील ठप्पे जो हैं क्या इन पे लिखा हुआ है और क्या ये एनिमल्स दिखा रहे हैं, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया है, बट हाँ ये समझा जा चुका है कि ये व्यापार के लिए ही इनका ठप्पों का इस्तेमाल किया जाता था। एक सील पे यूनिकॉर्न है ना, एक पे बुल है और एक पे हॉर्न टाइगर है। अब आपको ये एनिमल्स भी याद रखने हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये एनिमल्स जो हैं वो बनाए जाते थे। लेट्स एक्सप्लोर में ये है कि आप कुछ राइटिंग साइंस क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या क्या ये मतलब होगा इनका, आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन है इनका कि क्या इनका मतलब है। द लाइव्स ऑफ एंशियंट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थन्ड मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं हड़प्पन्स जो इस्तेमाल करते थे आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाले हैं, जैसे कि हमें ये एक ब्रॉन्ज़ का मिरर देखने को मिलता है, टेराकोटा का मिट्टी का पॉट दिखता है। ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं, धोलावीरा से। ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये धोलावीरा से हैं। और ये जो है कुछ स्टोन है, ठीक है, ब्रॉन्ज़ चिज़ल है। बेसिकली स्टोन जो है वो मेजरमेंट के लिए है ना कि कितना भारी है वज़न। और ये गेम बोर्ड है, स्टोन से बनाया गया है इसको, जिसकी 25 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये भी धोलावीरा से मिला है। टेराकोटा की विसल है, सीटी है ना, ये देखो मिट्टी की सीटी है, इसकी भी लेंथ दे रखी है। ये करणपुरा राजस्थान से मिला है। काफ़ी सारे और भी गेम्स और खिलौने वगैरह मिले हैं, लोग खेलते होंगे है ना, उसके लिए। अब कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स, ये तो कि घर में डेली यूज़ में क्या क्या होता था। अब कुछ कल्चरल और सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये तीनों जो फिगर हैं, ये स्टैचू ऑफ जिसमें प्रीस्ट किंग नाम दिया गया है इनको, ऑल्दो इट इज़ नॉट नोन हु दिस फिगर वॉज, ये कौन थे, बट प्रीस्ट किंग आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया है। एक सील है जिसमें स्वास्तिक का साइन है, और एक सील है जिसमें 3 फेस 3 चेहरे वाले डेटी हैं जो कि है ना एनिमल से सराउंडेड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल जो है वो हमें सील्स मिली हैं। अब ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है इनको, और मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। टेराकोटा की फ़िगर है जो कि नमस्ते कर रही हैं ये फ़िगर, और डिज़ाइन एक मतलब पॉट पर इस तरीके के डिज़ाइन मिला है जो कि स्टोरी बता रहा है एक प्यासे कौवे की, हु फाइंड्स अ क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट फ्रॉम लोथल। तो कौवे की स्टोरी बता रहा है, एक डिज़ाइन है कि उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लेवर वे ढूंढ लिया था, चालाक वे ढूंढ लिया था मटके से पानी पीने का। तो ये काफ़ी मतलब अच्छी सी फिगर्स हैं। अब आपको थिंक अबाउट इट में पेज नंबर 100 और 101 पे जो अदर पिक्चर्स हैं, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ वो लोग अपनी लाइफ में हड़प्पन्स करते होंगे ये देखनी है। लेट्स एक्सप्लोर लोथल पॉट की आप स्टोरी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं कि 4000 साल पहले क्या रहा होगा। डांसिंग गर्ल की फ़िगर को कंसीडर करिए कि वो किस तरह का एटीट्यूड दिखा रही है। उसके बैंगल्स हैं आर्म्स पर, राजस्थान गुजरात में इस तरीके के बैंगल्स हमें देखने को अभी भी मिल जाते हैं ना, देखो इस तरीके के बैंगल्स हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अब एंड और अ न्यू बिगिनिंग, तो ये एंड था, काफ़ी बड़ा चैप्टर है भाई, एंड और अ न्यू बिगिनिंग फाइनली ख़त्म होने वाला चैप्टर। तो अराउंड 1900 बिफोर BCE ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इसकी इतनी सारी अचीवमेंट थी फिर भी बिगिन टू फॉल अपार्ट, ये ख़त्म हुई। सिटीज़ वर अबेंडेंड वन बाय वन, सिटीज़ को लोग छोड़ करके चले गए एक एक करके। इफ़ एनी इनहेबिटेंट रिमेन दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट। अब इतने बड़े बड़े शहर थे बट फिर भी इन शहरों को अबेंडन कर दिया गया, लोग खाली करके चले गए। कुछ लोग रहे भी तो बिल्कुल गांव की तरह रहने लगे। इट अपीयर्स दैट अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ख़त्म हो चुका था। ग्रेजुअली हड़प्पन्स स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ़ नॉट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट। तो हड़प्पन्स पहले बहुत ज़्यादा डेवलप थे, फिर धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन आखिर ख़त्म कैसे हुई, क्या एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मतलब हुआ क्या वहाँ पे, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई। थिंक अबाउट इट। हड़प्पन्स रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट बिकॉज द रूरल लाइफस्टाइल गिव्स ईजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन अर्बन लाइफस्टाइल।
पहले हड़प्पन शहरों में रहते थे, फिर वो गांव की तरह रहने लगे क्योंकि गांव में खाना पानी आसानी से मिल जाता है, उगा सकते हैं। फिर शहर क्यों ख़त्म हुए? अब आज के टाइम पे शहर बस रहे हैं क्योंकि गांव से खाना आ जाता है, खेती हो जाती है। अगर खेती अच्छी ना रहे या एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर लोग फिर से खेती ही तो करने लगेंगे। जब खाना मिलता है उसके बाद ही तो बाकी सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो क्या हुआ होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में? वी डोंट नो, हमें नहीं पता। वट कॉज दिस डिक्लाइन? क्यों डिक्लाइन हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर्स। आर्कियोलॉजिस्ट कई सारे रीज़न देते हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लॉन्ग बैक इट वॉज थॉट दैट वॉरफेयर और इन्वेजन्स में हैव बीन डिस्ट्रॉयड द सिटीज़। कई बहुत टाइम पहले ये सोचते थे कि शायद झगड़े हो गए होंगे या फिर अटैक हो गया होगा, इसलिए सिटी ख़त्म हो गई। बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर और इन्वेजन। अगर कुछ जंग वंग होते हैं तो टूटते फूटते हैं ना, चीज़ें ख़राब होती हैं, बट हमें जंग का तो कोई निशान मिला ही नहीं वहाँ पर। Indeed, the Hadappans do not seem to have kept any arms or weapons of war as far as evidence goes. It seems to have been a relatively peaceful civilization. हमें तो वहाँ पे हथियार ही नहीं मिले। ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांति सिविलाइजेशन थी, कि हथियार तो होते ही नहीं थे वहाँ पे। टू फैक्टर्स आर करंटली एग्रीड अपन। दो चीज़ें अग्री करते हैं। पहला कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ होगा, जैसे अब हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज, गर्मी बढ़ रही है, तो उस टाइम पे भी इतनी अच्छी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई क्योंकि वातावरण बदल गया। क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BCE ऑनवर्ड, कॉजिंग रिड्यूस्ड रेनफॉल एंड अ ड्रायर फेज। बारिश कम हो गई, पानी की कमी हो गई, सिविलाइजेशन ख़त्म, जल ही जीवन है। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड could have reduced food supply to the cities. तो एग्रीकल्चर कम हो गया, फूड सप्लाई कम हो गया सिटीज़ को। सेकंड की सरस्वती रिवर भी ड्राई अप होने लगी सेंट्रल बेसिन में। सडनली जो कि वहाँ की सिटीज़ थी, कालीबंगर, बनावली, उनको लोग छोड़ के चले गए क्योंकि पानी नहीं बचा वहाँ पर। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स, but these two remind us of how much we depend on climate and environment for our well-being. तो पानी और खाना, फूड, रेनफॉल, है ना, वाटर, इन सब चीज़ों पर हम लोग कितना डिपेंड करते हैं। ये चीज़, पानी बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ऑल्दो द सिटीज़ डिसअपियर्ड, शहर ख़त्म हो गए, मच ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव्ड एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच वी विल एक्सप्लोर इन फ्यूचर चैप्टर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन तो ख़त्म हो गई, बट टेक्नोलॉजी, कल्चर सर्वाइव हो गया, जो कि आगे भी बढ़ा, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब बिफोर वी मूव ऑन, हम आगे बढ़ें, तो इंडस, हड़प्पन और सिंधु वैली सिविलाइजेशन, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है दुनिया की। इसके रहने वाले लोग हड़प्पन्स, उन्होंने प्लांट सिटी बनाई, बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया और क्राफ्ट्स बनाई और ट्रेड भी वो किया करते थे। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर की वजह से क्रॉप्स जो हैं वो सिटीज़ तक पहुंच पाई। सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन हो गई, ख़त्म हो गई क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, और लोग शहरों से फिर से रूरल लाइफस्टाइल की तरफ को भाग पड़े। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।